एक मिनट रुक जाओ बस। एको हो रही है ना सर? इतना काम हो जाता है सर, बताओ, मैं गोपाल सर के लिए सारी व्यवस्था करनी पड़ी। चलो बढ़िया है। देखो ये वाला जो पेपर एक बार चेक कर लेते हैं ना, ये पेपर मैं सेंड कर दूंगा, सबको दिख रहा होगा। ये आपका सीयू सेट का पेपर है। सीयू सेट एक लीड होता है हमारे पास, आप लोगों को पता ही होगा, साउथ के जितने भी कॉलेज होते हैं उसके लिए होता है सीयू सेट का लीड, है ना। इसमें काफी अच्छे क्वेश्चन थे लीड के, मतलब कुछ क्वेश्चन मुझे काफी अच्छे लगे, उसमें से कुछ क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए, है ना। ट्राई करना कि आप लोग पहले करें इन सभी क्वेश्चन को, फिर मैं उसको बताऊंगा, ठीक है, इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, है ना। अपन लोग देखेंगे कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखो बहुत ही आसान है, ठीक है। क्वेश्चन दिख रहा होगा आप लोगों को, क्वेश्चन नंबर 71 से शुरू है ये, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 71 से मेरे पास जो क्वेश्चन है वो सारे मैकेनिक्स के हैं, है ना। 101 या 102 तक क्वेश्चन है इसमें, वो अपन लोग सारे डिस्कस करेंगे। देखो पहला क्वेश्चन बहुत ही आसान है, इंपल्स इज डिफाइंड एज अ प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू में टाइम, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ठीक है। तो ये स्टार्टिंग का क्वेश्चन है, काफी आसान, जो आपके लिए लेके आ गया हलवा टाइप। क्वेश्चन नंबर 72 का आंसर बताओ आप लोग, ठीक है। बहुत बढ़िया। रचित, प्रशांत, सुमित, तानिया, विशाल, नैन्सी, नदीम, मुस्कान, कोमल, कनिका, बहुत बढ़िया, शाबाश। डिस्ट्रीब्यूटेड बैच के सारे बच्चे हैं यहाँ पे, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड बैच। सर डी होगा इसका? डी होगा, बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया नवनीत, शाबाश, ठीक है। चलो ठीक है, पहला क्वेश्चन हमने डिस्कस किया, क्वेश्चन नंबर 71, ठीक है। सो इंपल्स इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू में टाइम, ठीक है। इसको हम डिफाइन करते हैं शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम, एक ऐसा फोर्स जो बड़ी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लगे, दैट इज डिफाइंड एज द इंपल्सिव फोर्स, ठीक है। इसको मैं इंपल्स कहता हूं, और इंपल्सिव फोर्स इज आल्सो डिफाइंड एज चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। तो दो तरह की बातें होती हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय चेंज इन मोमेंटम, सो दैट इज द मीनिंग ऑफ द इंपल्सिव फोर्स, एंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज नोन एज द फोर्स दैट इज डिसाइडेड बाय द सेकंड ऑफ मोशन। सो ये दो चीज अपन लोगों ने आराम से पढ़ी, ठीक है। अब मेरे पास क्वेश्चन नंबर 72 आता है, जो कहता है कि सर इनमें से कौन सा फोर्स 4 न्यूटन नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसे आपके बहुत सारे सवाल आते हैं लॉ ऑफ फोर्स से रिलेटेड, ठीक है। तो जो कहते हैं कि इनमें से कौन सी फोर्सेस इनके बराबर नहीं होगी, तो मेरे को पता है सर, अगर रिजल्टेंट जो है थीटा की वैल्यू क्या होती है, F1 प्लस में F2 होती है, व्हेन थीटा इज इक्वल टू में 0 डिग्री। बहुत बढ़िया। रिजल्टेंट क्या होता है मेरे पास, F1 माइनस में F2 व्हेन रिजल्टेंट इज 180 डिग्री। नाउ अब मुझे क्या करना है, अब मेरे को चेक करना है दोनों फोर्स में कि रिजल्टेंट कैसे आएगा। देखो ध्यान से, पहला ऑप्शन कैसे है, 2 जमा 2, इसका रिजल्टेंट क्या आ रहा है, 4 या फिर 0। तो भाई एक रिजल्टेंट तो 4 हो सकता है, तो ये ऑप्शन भी होगा। दूसरा ऑप्शन है 4 जमा 2, ठीक है, 4 जमा 2 6 होगा, और 4 माइनस में 2 2 होगा, तो ये भी 2 और 4 के बीच लाई कर रहा है। फिर है मेरे पास 2 और 6, इसका रिजल्टेंट क्या होगा, या फिर 8, ठीक है, या फिर 6 माइनस में 2 दैट इज 4। तो इसका जो रेंज है वो किसके बीच लाई करेगा, 8 से 4 के बीच, तब भी 4 आ रहा है। लेकिन ये देखो मेरे पास इसका रिजल्टेंट क्या आएगा, 8 जमा 2 10, तो 10 आ गया 10 न्यूटन, ठीक है। और क्या होगा, 8 माइनस में 2 दैट इज 6 न्यूटन। मतलब मेरी जो रिजल्टेंट फोर्स है वो 10 से 6 के बीच में लाई कर रही है। इट मींस दैट द रिजल्टेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर फोर्स सिस्टम वुड नेवर बी 4 न्यूटन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो दो क्वेश्चन काफी आसान थे, है ना, जो मैंने डिस्कस किए, बेस्ड अपॉन असाइनमेंट से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। देखो ये वाला क्वेश्चन आपके आईपीएल में पूछा गया था, सी 120 डिग्री 120 डिग्री, द रिजल्टेंट ऑफ टू इक्वल फोर्स आइदर ऑफ देम द एंगल बिटवीन ऑफ देम, ठीक है। तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा, 180 डिग्री, ठीक है, 120। अगर मेरे पास दो फोर्स है F और F, ठीक है, इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना है, 120 डिग्री है, ठीक है। तो इनका जो रिजल्टेंट होगा, ठीक है, वो भी क्या होगा, F होगा, ठीक है। सेम क्वेश्चन आपका आईपीयू में पूछा गया था, और ऐसे क्वेश्चन आते हैं आईपीयू लीट में, खासकर लॉ ऑफ फोर्स के चैप्टर से, ठीक है। तो ध्यान देंगे इस सवाल को, इसका जो रिजल्टेंट होगा वो F होगा। व्हेन टू फोर्सेस हैविंग सेम मैग्नीट्यूड द रिजल्टेंट वुड बी सेम ऑफ द फोर्सेस व्हेन द एंगल इज 120 डिग्री, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 74 का एक बार आंसर बताओ, ठीक है। मेरे पास 4 फोर्सेस हैं, सी है क्या सर, सी है भाई, ठीक है। कार्तिक कह रहा है सी, मेरे को चेक करना पड़ेगा, ठीक है, और आप लोग एक बार ट्राई कर लो। क्या मस्त चल रहा है इसमें, मार कर। भाई थोड़े अच्छे क्वेश्चन भी हैं इसमें, ऐसा मत समझना कि इसका भी बहुत फुद्दू पेपर है, अभी अच्छे क्वेश्चन आएंगे, कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो होंगे भी नहीं,
ठीक है, तो ध्यान रखना यार, ठीक है, ठीक है। सो रिजल्टेंट वुड बी रूट टू पी, ऑप्शन नंबर बी। सर 2p का स्क्वायर और प्लस 2p का स्क्वायर ही तो होगा, 2√2p क्यों? हाँ तो वही तो लिखा है, एफ एक्स की वैल्यू 2p है, एफ आई की वैल्यू 2p है, तो रिजल्टेंट क्या आएगा, 2√2p। सर रूट में 2p क्या ना, रूट में तो 4p स्क्वायर बचेगा, तो वो पूरा हाँ 2p तो बाहर आ जाएगा। देखो जब दो साइड सेम होती है, दो का नहीं नहीं, दो का स्क्वायर जमा दो का स्क्वायर अंडर रूट, ऐसे निकलेगा रिजल्टेंट ना। हाँ तो सर 4, वो अंदर 4 आया तो बाहर 2 आ गया। नहीं नहीं, अंदर 4 जमा 4 आया ना, अंडर रूट 8 आ गया, अंडर रूट 8 मतलब 2√2। सॉरी सॉरी सर। यस सर, यस सर। ठीक है, और जब भी दो साइड सेम होती है ना, उसका जो हाइपोटेन्यूज बनता है वो √2 से मल्टीप्लाई होता है सिंपली से, दो साइड से 10 और 10, तो हाइपोटेन्यूज वुड बी 10√2, है ना। व्हेन टू साइड्स आर सेम द हाइपोटेन्यूज वुड बी रिप्रेजेंटेड बाय साइड, उसको √2 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना, ये होती है। तो इसका आंसर होगा भाई हमारे पास मात्र √2p। ऐसे क्या होता है ना, मेन स्क्वायर तक आता है आपके पेपर में, लेकिन कभी कभार हेक्सागन तक पूछ लेता है, ठीक है। तो एक बार हेक्सागन देखना, हेक्सागन में जो एंगल होता है ना वो थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट होता है, मतलब हेक्सागन के एंगल आपको देखने पड़ेंगे, ठीक है। जैसे मान लो मेरे पास ये हेक्सागन बन रहा है, ठीक है, और हेक्सागन की सारी फोर्सेस लग रही है, तो उसका रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, तो उसको भी हमेशा समेशन ऑफ एफ एक्स और समेशन ऑफ एफ वाई से करते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाता है, ठीक है, तो ये रेयर ही पूछेगा, आपको स्क्वायर तक ही आपके पेपर में आते हैं, ठीक है, तो स्क्वायर तक ही करना है ना। लेकिन हाँ हेक्सागन में आप देख सकते हो सबके एंगल को आपको रिजॉल्व करना पड़ेगा वन बाय वन। बेसिकली ये जो फोर्सेज है ना इसको आपको रिजॉल्व करना पड़ेगा, ये जो फोर्सेज है इसको आपको रिजॉल्व करना पड़ेगा, ये जो फोर्सेज इसको रिजॉल्व करना पड़ेगा, और फिर रिजॉल्व करके एफ एक्स एफ आई निकालनी पड़ेगी। तो चार फोर्स को पहले रिजॉल्व करूँ, फिर चारों का मैं एफ एक्स निकालूँ, चारों को मैं एफ आई निकालूँ, फिर सबको जोड़ूँ, फिर उसका रूट निकालूँ, तो बहुत ही बड़ा प्रोसेस है, ठीक है। इसलिए आपको ट्रायंगल पूछते हैं, आपको स्क्वायर पूछते हैं, ठीक है, ये सारी शेप्स जो है वो पूछी जाती है आपके पेपर में, ठीक है। सो काइंडली मेंशन दीज पॉइंट्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 75 पे काम चल रहा है अभी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 76 करो आप एक बार, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगर मैं डिस्कस कर लेता हूँ, कह रहा है मेरे पास दो बॉडी है जो मूव कर रहा है यूनिफॉर्मली टुवर्ड्स ईच अदर, ठीक है, the distance between them decreases by 6 meter per second. If both move in the same direction with the same speed, the distance between them increases by 4 meter per second, then the speed of the two bodies, ठीक है। अब देखो ये जो क्वेश्चन होती है ना, इसमें मेरे को बस दो इक्वेशन डेवलप करने हैं, ठीक है, कि अगर आपस में आ रहे हैं, जब डिक्रीज हो रहे हैं तो क्या होगा, जब इंक्रीज कर रहे हैं तो क्या होगा, ठीक है। और इन दोनों के बाद जो इक्वेशन है वो डेवलप करके हमें आंसर लगा देना है, ठीक है। एक बार चेक करो आप लोग कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। कह रहा है कि मेरे पास दो बॉडी, बोलो बोलो, कोई कुछ कह रहा है क्या? ऑप्शन बी है क्या इसका आंसर? ऑप्शन बी नहीं, उसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर, इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 76, इसका ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, 5 और 1 मीटर पर सेकंड। इसका ऑप्शन नहीं दिख रहा, सी का 5 दिख रहा है बस आगे का। हाँ मैं बताता हूँ ना, 5 और 1 है यहाँ, 5 और 1, 4 और 2, ठीक है। ये कैसे हो गया ये, ठीक है। एक बार आप लोग ट्राई कर लो, है ना, फिर मैं डिस्कस करता हूँ कैसे करेंगे अपन लोग। जैसे सहज होता, सहज है, सहज सहज करके बताएगा इस कंसेप्ट, सहज बता देगा, मुझे पता है। अभी सहज क्या हुआ इस कंसेप्ट? सर अभी निकाल रहा हूँ, एक मिनट। सर उसका फोन में आ रहा है सर, माइनस में आ रहा है उसका। माइनस में कैसे आ सकता है भाई? अब बढ़िया दिख रहा है, चकाचक, फर्स्ट क्लास।
अरे ऑप्शन देख के भी तो कर सकते हैं इसको। हाँ ऑप्शन देख के बता दो क्या होगा भाई। जैसे सर फर्स्ट में तो सर कांस्टेंट रहेगी, मतलब कि साथ साथ चलेगी, और जी। सेकंड में सर 2 बढ़ेगी मतलब इंक्रीज करेगी, और हम्म। थर्ड में सर 4 करेगी, और डी में सर 3 करेगी, हम्म। है ना। फिर बस हाँ ठीक, सर सी हो गया ना इसका। सी हो गया फिर। अरे हाँ वाह, देखो मैं बताता हूँ कैसे करेंगे इस सवाल को, ठीक है। देखो ये जो क्वेश्चन है ना बेस्ड ऑन रिलेटिव मोशन है, ठीक है। कह रहा है कि मेरे पास दो बॉडी है जो मूव कर रहे हैं यूनिफॉर्मली टुवर्ड्स ईच अदर, द डिस्टेंस बिटवीन देम डिक्रीजेस बाय 6 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो अगर स्पीड डिक्रीज हो रही है मतलब चीजें कम हो रही है, तो चीजें ऐड होगी तभी कम हो रही है, ठीक है। तो दो स्पीड आएगी मेरे पास, दैट इज x प्लस में y इज इक्वल टू में 6 मीटर पर सेकंड, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब कह रहा है कि इफ बोथ दी बॉडी मूव इन द सेम डायरेक्शन, दोनों बॉडी सेम डायरेक्शन में जा रही है, सारी बॉडी सेम डायरेक्शन में जा रही है, लेकिन एक में स्पीड इंक्रीज हो रही है, एक स्पीड डिक्रीज हो रही है, इसलिए प्लस माइनस का अंतर आएगा बस। अब कह रहा है इफ बोथ दी बॉडीज, यहां से देखो कह रहा है इफ बोथ दी बॉडीज मूव इन द सेम डायरेक्शन इन द सेम स्पीड द डिस्टेंस इंक्रीजेस बाय 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो अब क्या करेगी, मेरी जो स्पीड इंक्रीज कर रही है 4 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे इंक्रीज कर रही है इसलिए मैं लिखूंगा x ऑफ माइनस में y इज इक्वल टू में 4 मीटर पर सेकेंड। ये हुई मेरे पास इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व करो, ठीक है। तो एक की स्पीड आएगी x इज इक्वल टू में 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और y की वैल्यू आएगी मेरे पास 1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। देखो दोनों में प्लस और माइनस का तरीका क्या था, एक में अगर चीजें इंक्रीज हो रही है तो मैं प्लस से डिनोट करूंगा, एक में अगर चीजें डिक्रीज हो रही है तो इंक्रीज कर रहा है मतलब x ऑफ माइनस वाई इज इक्वल टू में 4, जिसको मैं रिप्रेजेंट कर दिया और मेरे पास रिजल्ट आ गया 5 और 1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। बाकी जो नवनीत ने बताया वो भी ठीक तरीके से बताया, ऐसे भी हम जज कर सकते हैं आंसर, ठीक है। लेकिन होगा ऐसे ही, मतलब दो इक्वेशन बिल्ड होगी x प्लस वाई माइनस और x प्लस वाई इज इक्वल टू में 6 और x ऑफ वाई इज इक्वल टू में 4, दोनों को सॉल्व करो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक एक बार बोलो हाँ या ना, एक बार कमेंट सेक्शन में अंगूठा दिखा दो, है ना, कि हाँ भाई समझ में आ गया। एक बार दोबारा बोलता हूँ क्या कह रहा है, एक बार स्टेटमेंट पढ़ो समझ में आ जाएगा। ये बेसिकली जो रीजनिंग करते हैं ना वैसा वाला सवाल है ना, इसमें कुछ मैकेनिक्स नहीं है, तो ऐसा हम रीजनिंग एप्टीट्यूड करते हैं ना। कह रहा है मेरे पास दो बॉडी है जो यूनिफॉर्मली एक दूसरे के पास आ रही है, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन देम डिक्रीजेस बाय 6 मीटर पर सेकंड। अगर डिक्रीज कर रही है मतलब चीजें ऐड हो रही हैं, तभी तो चीजें दो ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है। स्पीड इस तरह से हो रही है कि आपका जो डिस्टेंस है वो डिक्रीज हो रहा है, मतलब चीजें ऐड हो रही है, दैट इज x प्लस में y इज इक्वल टू में 6। इफ बोथ द बॉडीज मूव इन द सेम डायरेक्शन विद द सेम स्पीड द डिस्टेंस बिटवीन देम इंक्रीजेस बाय 4 मीटर पर सेकंड, ठीक है, मतलब चीजें घट रही हैं, x ऑफ माइनस वाई इज इक्वल टू में 4, देन व्हाट वुड बी द स्पीड। सेम ऐसे ही क्वेश्चन ना आपके आईपीयू लीड में पूछा गया था, आईपीयू लीड 2022, ठीक है, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 25, ठीक है, चेक करना आप लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया था इसी तरीके से कि मेरे पास एक बॉडी है, दो बॉडी है, वो इतना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, दूसरी बॉडी इतना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, बताओ स्पीड क्या होगा। तो वो पूरा का पूरा जो क्वेश्चन था ना वो एप्टीट्यूड बेस्ड था, है ना, तो एक बार ध्यान देंगे, ठीक है। अब देखो इसका आंसर बता दो, मुझे पता है इसका आंसर आप लोग क्या बोलोगे, ठीक है। तो एक बार फटाफट इसका आंसर बताओ, क्वेश्चन नंबर 77, अच्छा क्वेश्चन है सर 2.8 सेकंड होगा। अरे वाह, डिस्प्लेसमेंट आ रहा है सर 39 क्या मीटर। बात है भाई, क्या बात है, क्या दिल जीत लिया नदीम भाई, क्या बात है, ठीक है। ठीक है 2.8 सेकंड है एक ऑप्शन, ठीक है, किसी का 4 भी होगा, किसी का 2.8 भी होगा, है ना, तो सी है क्या इसका। सी है, कोई कह रहा है 3.2 भी होगा, ठीक है। और भाई 2.8 सर। 2.8 एक बार मैं बताता हूँ कैसे करते हैं इस सवाल को, ठीक सवाल है, मतलब एक बार देखते हैं कैसे करेंगे, ठीक है। जैसे आज घर से क्लास हो रही होगी तो आपको पीछे गाने भी सुनाई दे रहे होंगे, कुछ आवाजें भी सुनाई दे रही होगी, है ना, तो हो जाता है ऐसा कभी कभार, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो मेरे पास क्या है, एक बॉडी है जो फ्री फॉल हो रही है फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, ठीक है, बाकी करेगा सब कुछ ठीक है कि नहीं, ठीक है। अगर मान लो सिर्फ इतने की बात करता हूं मैं, सिर्फ इतने की बात, ठीक है, कि मेरे पास एक बॉडी है जो फ्री फॉल कर रही है टॉप ऑफ द टावर, मान लो इसको समय लगता है t1 और इसकी जो हाइट है वो कितनी है, कुल दूरी जो कितनी है h है, ठीक है। तो h का फॉर्मूला क्या बनेगा, मतलब व्हाट वुड बी द हाइट, क्या बनेगा h का रिलेशन,
सर यू स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा ना सर। h इज इक्वल टू में हाफ टाइम्स ऑफ g इंटू में t1 का स्क्वायर, ठीक है। ये मेरे पास बना इक्वेशन नंबर फर्स्ट। जब मेरे पास पूरा जो हाइट है ना वो पूरी है, ठीक है, पूरी हाइट है, ठीक है, ये बनी मेरे पास इक्वेशन। अब सेम इक्वेशन बनाओ, अभी मेरे पास क्या है, बॉल जो है ना वो हाफ ऑफ द डिस्टेंस आ गई है, ठीक है। तो मान लो मेरे पास क्या है, मेरे पास बॉल है, ठीक है, और बॉल ने कर दिया आधी दूरी, मतलब h/2 डिस्टेंस है वो कवर कर लिया है, ठीक है। इसको समय कितना लगेगा नीचे आने में, मान लो इसको समय लगा t2 का टाइम, इसको पूरा नीचे आने में कितना समय लगा, t2 का समय, ठीक है। इसलिए वो हाफ है क्योंकि उसने हाफ डिस्टेंस कवर कर लिया उतने समय में, दैट इज h/2। तो अदर हाफ डिस्टेंस कितने में कवर करेगा, तो इसका क्या बनेगा सर, t2 की वैल्यू क्या आएगी, t2 की वैल्यू आएगी सर जो h/2 है इज इक्वल टू में सेम 1/2 g टाइम्स ऑफ t2 का स्क्वायर। देखो मैंने कुछ नहीं किया, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास पूरी हाइट थी तो मैंने लिया ut प्लस में हाफ टाइम्स ऑफ gt स्क्वायर। यहाँ पे मेरे पास हाफ ऑफ दी हाइट है तो मैंने लिया h/2 इज इक्वल टू में हाफ टाइम्स ऑफ gt का होल स्क्वायर। यहाँ पे देखो टाइम अभी भी t1 है और यहाँ पे क्या है t2 है। t1 इज द टोटल टाइम ऑफ दी और t2 क्या है, आधा समय जो लगा हमें, ठीक है। अब थोड़ा सॉल्व करता हूँ मैं इसको, 2 से 2 कट गया, ठीक है। तो h की वैल्यू क्या आई, h इज इक्वल टू में g टाइम्स ऑफ t2 का स्क्वायर, ठीक है। इस इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 3 को और इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेट कर दो, ठीक है। ठीक है, क्योंकि दोनों के एलएचएस में क्या है, हाइट और हाइट है, तो दोनों को मैं इक्वेट करता हूं तो क्या मिला मुझे, g इंटू में t2 का स्क्वायर इज इक्वल टू में हाफ टाइम्स ऑफ g इंटू में t1 का होल स्क्वायर। देखो g और g कट गया, ठीक है। तो t2 की वैल्यू क्या होगी, मतलब ठीक है जो हाफ ऑफ द टाइम पीरियड है, ठीक है, हाफ ऑफ द टाइम पीरियड हो जाएगा, सॉरी t1 की वैल्यू क्या हो जाएगी मित्रों, t1 की वैल्यू हो जाएगी √2 टाइम्स ऑफ t2, ठीक है। मतलब पूरा जो समय लगता है वो किसके बराबर होता है, t2 इंटू में जो हाफ t2 इंटू में √2। अब देखो इसने कहा क्या, मतलब थोड़ी बहुत डेरिवेशन थी, अब जो कुछ क्वेश्चन में चीजें हैं वो ले लो। कह रहा है इट फॉल्स थ्रू हाफ दी हाइट इन 2 सेकेंड्स, मतलब उसको आधा समय जो लगा वो कितना लगा, √2, मतलब हाफ जो टाइम पीरियड था वो कितना था, तो कुल समय कितना लगेगा, व्हाट इज द टोटल टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड। टोटल टाइम का मतलब क्या है, वो क्या पूछ रहा है, द वैल्यू ऑफ t1, ठीक है। और इसने दिया क्या है, इसने दिया है इट फॉल्स थ्रू हाफ दी हाइट इन 2 सेकेंड्स, मतलब आधा जो हाइट है वो कवर किया है उसने 2 सेकेंड्स में। वो पूछ रहा है पूरा समय कितना लगेगा, तो इसने दिया क्या हुआ है, इसने दिया हुआ है t2 की वैल्यू, ठीक है। दे हैज मेंशन द वैल्यू ऑफ t2 एंड दे आर इंटरेस्टेड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ t1। तो बस पुट कर दो और आंसर निकाल लो, ठीक है। थोड़ा मैं यहाँ लिख देता हूँ अच्छी तरीके से, ठीक है। सो t1 वुड बी, ठीक है, 2 इंटू में √2, इसका आंसर आएगा 2.8 सेकेंड। ठीक है, एक बार मैं दोबारा बताऊं कि मैंने कैसे किया, ठीक है। ठीक है नदीम, इतना करा है मैंने, कोई और आसान तरीका पता है आपको? सर मैंने भी ऐसे किया था इक्वेशन बना के सर। बहुत बढ़िया। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि मान लो मेरे पास एक बोतल है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का जो समय है वो है t1, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का समय कितना है, हाइट, ठीक है। अब वो कह रहा है कि मुझे मेरी जो बॉल है वो हाफ टाइम पीरियड ले रही है और उसका जो टाइम पीरियड है वो कितना है, 2 सेकेंड्स। मतलब अगर मैं बॉल को यहाँ से ना फेंक के यहाँ से फेंकूं, हाफ ऑफ दी हाइट से, अगर मैं बॉल को यहाँ से ना फेंक के यहाँ से फेंकूं तो ये जो समय लगेगा वो कितना है, 2 सेकेंड्स। तो हाफ डिस्टेंस कवर करने में अगर 2 सेकंड लग रहे हैं तो पूरा डिस्टेंस कवर करने में कितना समय लगेगा, क्वेश्चन पूछ रहा है। तो बहुत सारे स्टूडेंट इसका आंसर 4 सेकंड कर देते हैं कि हाफ डिस्टेंस कवर करने में 2 सेकंड लग रहा है तो कुल समय कवर करने में 4 सेकंड लगेगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। इसको ऐसे करते हैं कि अगर हाफ डिस्टेंस कवर करने में 2 सेकंड लग रहा है तो कुल दूरी कवर करने के लिए कितना लगेगा सर, इसके लिए मेरे पास रिलेशन है। देखो कुल दूरी कवर करने के लिए क्या है, हाइट वुड बी रिप्रेजेंटेड बाय हाफ टाइम्स ऑफ gt स्क्वायर, पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन सर, हाफ टाइम कवर करने के लिए क्या इक्वेशन बनेगा, h/2 कर दो ना, h/2 कर दिया इज इक्वल टू में 1/2 g टाइम्स ऑफ t2 स्क्वायर। t2 क्या है सर, हाफ ऑफ द टाइम पीरियड टेकन टू कम एट द ग्राउंड, ठीक है। तो t2 हो गया आपका। तो यहां से क्या हुआ, मैंने दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर दिया, मेरे पास t1 t2 के बीच में रिलेशन आ गया कि
हाफ टाइम पीरियड कितना होगा और फुल टाइम पीरियड के बीच में क्या रिलेशन है, तो √2 का रिलेशन है। पेपर में कभी कभार ये रिलेशन ही पूछता है कि बताओ कुल समय और हाफ समय कवर करने में क्या रिलेशन होता है, √2, √3, √5, √7, तो √2 इज द आंसर। ठीक है, यहां से इसको मैंने निकाल लिया। सर इसको ऐसे भी कर सकते हैं ना, S इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर लगा के पहले पूरी हाइट निकाल लो, फिर उसके हिसाब से पूरा टाइम निकाल दो। वही तो किया है, बस इसमें u की वैल्यू 0 है हर्ष। एक वेट किया है मतलब बस इसमें। हाँ बिल्कुल ठीक सोचा है आपने। देखो यहाँ पे फ्री फॉल हो रहा है ना, द मीनिंग ऑफ द फ्री फॉल इज दैट वी आर throwing the ball with the zero initial velocity। ठीक है, so if the initial velocity is 0, तो अगर मैं इक्वेशन लगाऊं ना s इज इक्वल टू में ut प्लस में हाफ टाइम्स ऑफ at स्क्वायर, है ना, तो पहला u सर की यही वैल्यू क्या आएगा हो जाएगी, GT। 0। ठीक है, अब देखो मेरा मोशन नीचे की तरफ हो रहा है, g भी नीचे की तरफ लगता है, g साहब भी नीचे की तरफ लग रहे हैं, मोशन भी नीचे की तरफ हो रहा है, ये a क्या होता है, g में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो ये कितना हुआ, हाँ s इज इक्वल टू में हाफ टाइम्स ऑफ gt स्क्वायर। देखो ये यही लिखा है मैंने, यहाँ भी एक इक्वेशन बनाई ऐसे। क्लियर हो गया होगा, और साफ लिखने की जरूरत तो नहीं है ना, बता दो भाई। ये क्वेश्चन काफी अच्छा था, अच्छा लगा, मतलब समय लगाने वाला क्वेश्चन है, करना चाहिए अपने। बोलो हाँ या ना। बहुत बढ़िया यार, नवनीत भाई 3-4 थम्स अप कर देते हैं एक ही बार में, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। तो बाकी लोग भी कर दिया करो यार, है ना, थम्स अप वम्स अप। ये क्वेश्चन काफी अच्छा है, पहले पढ़ लो, ठीक है, आराम से। क्या बात है, रचित बहुत बढ़िया, नवनीत, रचित नवनीत, और बस चलो बढ़िया। क्वेश्चन पढ़ो आराम से, क्वेश्चन नंबर 7। सर ऑप्शन दिखाना। अरे यार ऑप्शन भी देखोगे क्या, लो यार ऑप्शन भी देखो। यस सर। कह रहा है कि द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, अच्छा 45 लिया है, ठीक है 1030 1/√, ठीक है भाई, ठीक है, समझ गया मैं। देखो कह रहा है द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर अ पार्टिकल v and vb आर स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड एट एंगल 30 डिग्री एंड 45 डिग्री विद द टाइम एक्सिस, द रेशियो ऑफ द वेलोसिटी v and vb। मुझे बताना है क्या रेशियो होगा वेलोसिटी va का और vb का, विल बी अबाउट। चलो भाई, मैंने तब तक सर 0.51 बी। बहुत बढ़िया, 0.58 रेशियो 1, शाबाश। ठीक है हर्ष, शाबाश, बहुत बढ़िया, हर्ष का आंसर आया। और आप लोग बताओ क्या कर रहे हैं फर्स्ट बैच के विद्यार्थी। भाई सुमित गौर की बढ़िया फोटो लगा रखी है सुमित गौर ने, है ना। बताओ कार्तिक क्या आ रहा है इसका आंसर, है ना। पहले क्वेश्चन क्या क्या रहा है वो देखो, कह रहा था डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। मेरे पास एक ग्राफ है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का, है ना, मतलब एक ग्राफ मिला है मेरे को डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का। ये मेरे पास एक्स है, ये मेरे पास ई है, वो रिप्रेजेंट हो रहा है एक स्ट्रेट लाइन से, है ना, एक स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट हो रहा है। इंक्लाइन कर रहा है 30 डिग्री पे और 45 डिग्री पे, तो ये इंक्लाइन कर रहा है 30 डिग्री पे और इंक्लाइन कर रहा है 45 डिग्री पे, है ना। तो मेरे पास ये इंक्लिनेशन है। पूछ रहा है द रेशियो ऑफ द वेलोसिटी VA एंड VB, ठीक है। सो व्हाट वुड बी द रेशियो ऑफ वेलोसिटी VA अपॉन में VB। तो वेलोसिटी क्या होता है सर, वेलोसिटी होता है मेरे पास dx by dt, द चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, दैट इज dx by dt, ठीक है। अब dx by dt क्या होता है सर, स्लोप, ठीक है, स्लोप किसका सर, स्लोप मतलब 10, ठीक है, ठीक है। तो VA क्या होगा विद्यार्थियों, VA अपॉन में VB का जो रेशियो होगा वो होगा स्लोप पहली लाइन का, तो ये होगा 10 टाइम्स ऑफ 30 डिग्री, स्लोप ऑफ दूसरी लाइन का 10 ऑफ 45 डिग्री। इसे कहते हैं निकालना चीजों को। तो 1030 की वैल्यू कितनी होती है, द वैल्यू ऑफ 1030 वुड बी 1 अपॉन में √3, सो हम पुट कर देंगे 1 अपॉन में √3। व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ 1045, दैट इज 1, तो 1 अपॉन √3 को आप फटाक से कैलकुलेट करोगे बिना कैलकुलेटर के, तो आपका आंसर आएगा 0.58 और ये आएगा रेशियो में
ठीक है। सो द रेशियो ऑफ द वेलोसिटी VA एंड VB वुड बी 0.58 रेशियो 1। ये कैसे निकाला? ये निकाला बाय द हेल्प ऑफ एंगल 30 एंड 45 डिग्री। देखो हमें पता है कि सर अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया हुआ है, मुझे वेलोसिटी निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा? dx/dt। पर सर इसने तो dx/dt की वैल्यू नहीं दी, इसने स्लोप दिया है। मुझे पता है सर स्लोप ऑफ द लाइन क्या होता है? स्लोप ऑफ द लाइन इज डिफाइंड एज द चेंज इन y अपॉन में चेंज इन x, मतलब dx/dt दे दिया इसने। मस्त, अगर आपने इसने dx/dt दे दिया, और यहाँ से मेरे को एक बात और पता है कि स्लोप का मतलब क्या होता है सर? tan थीटा, है ना। तो देखो यहाँ पे इसने दिया हुआ है 30 डिग्री और 45 डिग्री, 30 डिग्री दिया हुआ है, 45 डिग्री दिया हुआ है, मतलब tan ऑफ 30 ले लो, tan ऑफ 45 ले लो, आपका आंसर आ जाएगा, दैट इज 1/√3 अपॉन में 1। सो द आंसर वुड बी 0.58 रेशियो 1। क्या ये क्लियर हुआ, हाँ या ना? काफी अच्छा क्वेश्चन था ये भी। अंशु गुप्ता, नवनीत, सहज, नवनीत, हर्ष, नवनीत, सहज, नवनीत, रचित, 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 बहुत बढ़िया, नैन्सी, शाबाश। चलो बढ़िया भाई, बढ़िया, ठीक है। तो देखो हम लोगों ने क्लास में क्या किया? हम लोगों ने क्लास में ना जितने भी क्वेश्चन किए, हमारे पास डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ था, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से मैंने वेलोसिटी निकाली। लेकिन मैंने क्या बताया, हमेशा हर क्वेश्चन में ना एक इक्वेशन दी कि भाई मान लो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में डिस्प्लेसमेंट है ना, वो दिया हुआ है, दैट इज 3t² प्लस में 1, है ना। मैं वेलोसिटी निकाली इसको डेरिवेट करके, ठीक है। लेकिन इसने बस थोड़ा सा एक अलग से कुछ हट के पूछ लिया कि सर इसने आपको एंगल दे दिया, तो एंगल देने से घबराना नहीं है। हमें पता है सर द स्ट्रेट लाइन का स्लोप जो होता है वो क्या होता है? tan होता है। सो tan ऑफ द एंगल वुड बी रिप्रेजेंटेड बाय द स्लोप ऑफ द लाइन। उसको मैंने सॉल्व कर और मैं आगे बढ़ गया, ठीक है। चलो बढ़िया, आगे चलते हैं, शाबाश, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन पे काम चल रहा है थोड़ा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 79, इसके का स्क्रीनशॉट ले लो। मुझे बेसिकली डायमेंशन दे रखी है 3, x, y, z। मुझसे पूछ रहा है एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल वुड बी एट t = 1 सेकंड, ठीक है। सो ट्राई एट योर लेवल, ठीक है। मैं इसका आंसर बताऊंगा आपको, ठीक है। इसका आंसर थोड़ा हम भी कर रहे हैं, क्या हो सकता है क्या नहीं सकता। लेकिन एक पार्टिकल है, उसने हर डायमेंशन में इसकी चीजें दे रखी है, x, y, z। पूछ रहा है द एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल वुड बी अबाउट, ठीक है। तो क्या होगा इसका एक्सेलरेशन, ठीक है। इसको चर्चा करेंगे अंत में या फिर कभी और, ठीक है, क्योंकि इसमें थोड़ा समय लगाना पड़ रहा है अभी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80 देखो आप आराम से, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन है, आई होप सारे के सारे विद्यार्थी जो इस क्लास में प्रेजेंट है वो इसका आंसर दे देंगे। कह रहा है कि एक बॉडी है जो मूव कर रही है विद द वेलोसिटी ऑफ 1 मीटर पर सेकंड, हैज अ काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1.5 जूल इफ g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड द मास ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो बताओ मास ऑफ द बॉडी क्या होगा? इसका 80 हो जाएगा, वो 81 ट्राई करे, है ना। सर 3 kg हो जाएगा क्या? ठीक है, 6 kg हो जा रहा है, 3 kg सर, 3 kg, ठीक है, बहुत बढ़िया नदी। एक बार नदी में इसका इस वाले 79 का स्क्रीनशॉट ले लो बढ़िया से, है ना, ट्राई करना इसको। ओके सर, ले लिया। क्वेश्चन नंबर 80, थ्री आ रहा है सर, बी आ रहा है। काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ टाइम्स ऑफ mv², ठीक है। आपको मास दिया हुआ है आपको वेलोसिटी दिया हुआ है 1 मीटर पर सेकंड, आपको दिया हुआ काइनेटिक एनर्जी 1.5 जूल्स, इससे मास आपका आ जाएगा, ठीक है। तो 3 kg दो लोगों ने स्पेसिफाई कर दिया, तो 3 kg वुड बी द आंसर। लेट्स मूव टू द अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81, है ना, क्योंकि यार आप लोगों का समय बड़ा कीमती है ना, सब समय बचा के चलना पड़ रहा है आपका। एक कांस्टेंट फोर्स है F = 20I प्लस में 30J प्लस में 10K, ठीक है, किलो न्यूटन, ठीक है। मूव्स अ पार्टिकल विद पोजीशन R1 इनटू में R2, ठीक है। R1 की वैल्यू है 10 प्लस में 20J, लिख देता हूं मैं, ठीक है। R1 दिया हुआ है आपको, दैट इज 10 ऑफ I प्लस में 20J। ये पार्टिकल है, ये मूव कर रहा है R1 से R2, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी है सर? दैट इज 10 ऑफ I प्लस में 20 ऑफ J प्लस में 30 ऑफ K, ठीक है। तो एक डायमेंशन 2 है, एक तीनों डायमेंशन में है, ठीक है। वन ऑफ द डिस्टेंस इज गिवन इन 2 डायमेंशन, वन ऑफ द डिस्टेंस R2 इज गिवन ऑल द 3 डायमेंशन, दैट इज I, J, K कैप, ठीक है। द I, J, K इज द डायरेक्शंस ऑफ द वेक्टर क्वांटिटी, सो डू नॉट बॉदर अबाउट दैट। ये बस आपको बता रहा है कि डायरेक्शन क्या है। I, J, K का मतलब द डिस्टेंस इज इंक्लाइंड इन X, Y, Z इन ऑल द डायरेक्शंस, ठीक है। 10I
प्लस में 20J है, आपको फोर्स दिया हुआ है बहुत बढ़िया तरीके से। द फोर्स वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय दैट इज 20I प्लस में 30J प्लस में 10K। फाइंड द वैल्यू ऑफ द वर्क डन इन किलो जूल्स, ठीक है। सो वर्क डन इज डिफाइंड बाय, है ना, किसी को पता होना चाहिए कि वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है। वर्क डन इज डिफाइंड एज फोर्स इनटू में डिस्टेंस, ठीक है। सो काइंडली कैलकुलेट व्हाट वुड बी द वर्क डन दैट यू नीड टू कैलकुलेट। मैं जब तक कुछ कैलकुलेशन कर लूँ थोड़ी हल्की सी, इस क्वेश्चन में थोड़ी कैलकुलेशन है, ज़्यादा ज़्यादा क्या, बस देखो ध्यान से, है ना। इसमें सबसे पहले फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालो। द फोर्स मैग्नीट्यूड वुड बी रिप्रेजेंटेड बाय अंडर रूट स्क्वायर टाइम्स ऑफ, ठीक है, 20 का स्क्वायर प्लस में 30 का स्क्वायर प्लस में 10 का स्क्वायर, ठीक है। इसका अगर आप स्क्वायर करते हो तो आई होप इसका आंसर आ रहा है अंडर रूट टाइम्स ऑफ 1400, ठीक है, 4 से, ठीक है, जो भी आएगा, ठीक है। अब निकालना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस या फिर डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कैसे निकालते हैं हम, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, 3 डायमेंशन है, ठीक है। अब देखो जब कुछ नहीं होता ना, ठीक है, इसके पास कुछ नहीं होता, उसके पास भगवान का दिया होता है, सब कुछ होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एक चीज मिसिंग है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये 10I प्लस में 2J प्लस में 0 टाइम्स ऑफ K लिख सकता हूँ मैं, बोलो हाँ या ना, ठीक है। जो R1 डिस्टेंस में देखो, R1 डिस्टेंस में 10I प्लस में 20J था, तो क्या इसमें मैं 0K दिखा दूं, ठीक है, बहुत बढ़िया। खामोशी को मैं हाँ ही समझता हूँ, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब मैंने दिखा दिया, अब इसका डिस्टेंस निकाल लो आप, ठीक है। तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे विद्यार्थियों, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है, तो 0 माइनस में 30 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस में, ठीक है, 20 माइनस में 20 का होल स्क्वायर तो 0 हो जाएगा, ठीक है, प्लस में 10 माइनस में 10 का होल स्क्वायर, इसका आंसर कितना हो जाएगा विद्यार्थियों, 30 मीटर, ठीक है। एक बार इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, जो आंसर आएगा मुझे बताना क्या आता है कैलकुलेटर से, ठीक है। जो भी आएगा दैट वुड बी द आंसर, उसको मार्क कर देना, ठीक है। और अगर कुछ इधर उधर हो रहा है तो चेक करना उसको, क्या उसमें गलती हो रही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 82 देखो एक बार क्या हो रहा है। ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन है। सर 1122 आ रहा है। 1122 आ रहा है, ठीक है, 1122 आ रहा है, तो अराउंड 1100 किलो जूल वुड बी द आंसर होगा, ठीक है। सबका आया 1100 या किसी का नहीं आया, कोई कैलकुलेट नहीं कर रहा क्या भाई हम कर लेंगे, ठीक है।
ठीक है भाई, एक बार चेक करना है इसका 1100 या फिर जो भी आंसर आएगा, है ना, क्या आंसर आता है क्या नहीं। एक बार क्वेश्चन नंबर 82 चेक करो क्या है इसका आंसर। 0.8 होगा सर, 82 का। ठीक है, बढ़िया है, शाबाश। ठीक है, इसको मैं जब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ना तो मेरे पास कुछ 1100 आ रहा है। ठीक है, तो आंसर जो होगा ना 1100 किलो जूल के पास है। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट फॉर दिस ऑप्शन। ठीक है, एक बार चेक करना, है ना, कैसे मैंने करा, एक बार दोबारा आता हूँ। वर्क डन इज डिफाइंड एज फोर्स इनटू में डिस्टेंस। ठीक है, तो फोर्स इनटू डिस्टेंस निकाल लिया मैंने, फोर्स निकाल लिया ऐसे, दैट इज सबका मैग्नीट्यूड निकाल। मुझे इंटरेस्ट किसमें, मुझे इंटरेस्ट है मैग्नीट्यूड में। आपको कभी भी वेक्टर रिप्रेजेंटेशन दे उसका मैग्नीट्यूड निकालो जल्दी से जल्दी, फिर उसका डिस्टेंस निकाल लो। ठीक है, डिस्टेंस निकालने के बाद सारी चीजें हो जाएगी, आप आराम से क्या निकाल लो, वर्क डन, दैट इज फोर्स इनटू में डिस्टेंस। तो फोर्स आ गया 1400 किलो न्यूटन कुछ, और डिस्टेंस आपके पास आ गया 30 मीटर्स अराउंड। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, जो आंसर आ रहा है उसको मार्क कर दो। ठीक है, एक बार इसको चेक कर लो और 82 को देख लो भाई। 82 काफी ठीक क्वेश्चन है, कोफिशिएंट ऑफ रीइंस्टीट्यूशन से। कह रहा है कि मेरे पास एक टेनिस बॉल है जो ड्रॉप करी गई है एक प्लेन सरफेस पे, जिसकी हाइट कितनी थी, h मीटर। जैसे मान लो आपके पास एक बॉल है, आपने उसको ड्रॉप किया एक हाइट से। ठीक है, ये मेरे पास बॉल है, ठीक है, उसको आपने ड्रॉप किया एक हाइट से जिसकी हाइट कितनी थी, 1 मीटर। अब इसके बाद क्या करती है, वो रिबाउंड करती है कितनी, 0.64 मीटर तक। ठीक है, सो इट रिबाउंड्स अप टू 0.64 मीटर्स। ठीक है, मुझे बताना कोफिशिएंट ऑफ रीइंस्टीट्यूशन। ठीक है, तो पहला बताओ कि ना मेरे पास फाइनल हाइट कितनी आई, द फाइनल हाइट वुड बी रिप्रेजेंटेड बाय 0.6 टाइम्स 0.64। इनिशियल मेरे पास हाइट कितनी थी, 1 मीटर। ठीक है, तो छोटा सा रिलेशन है कोफिशिएंट ऑफ रीइंस्टीट्यूशन इन टर्म्स ऑफ फाइनल हाइट और इनिशियल हाइट, दैट इज h ऑफ f इक्वल टू में e की स्क्वायर इनटू में h ऑफ i। ठीक है, मतलब जो मेरे पास फाइनल हाइट होगी वो किसके बराबर होगी, कोफिशिएंट ऑफ रीइंस्टीट्यूशन के स्क्वायर के बराबर इनटू में h ऑफ i। यहाँ से मैं e की वैल्यू निकाल सकता हूँ, दैट इज hf अपॉन में hi का अंडर रूट। ठीक है, तो hf की वैल्यू कितनी है 0.64 और hi की वैल्यू कितनी है 1, इसका अंडर रूट मार दो, आंसर आएगा 0.8। ठीक है, ठीक है भाई हर्ष, बढ़िया, यस सर। ठीक किया ना मैंने? सर एक बार फिर से समझा देना। यस सर, यही था। देखो क्या होता सर है। हाँ नदीम बोलो। 83 का 45 होगा क्या सर? 64 लिखा है 45 सर, वो अगले का बता रहा है। अगले का। हाँ 40 होगा उसका तो। भाई क्या बात है भाई, इतना ये कैसे हो गए हैं विद्यार्थी जीसीसी के, क्या बात है भाई। ठीक है, चलो ठीक, देखो भाई ध्यान से देखो, इसमें एक फॉर्मूला है रचित, जो तो कोई बड़ा नहीं है। ठीक है, इसने बोला है कि मेरे पास एक टेनिस बॉल है, ये मेरे पास एक टेनिस बॉल है। ठीक है, इसको मैं गिराता हूँ एक हाइट से, दैट इज 1 मीटर, है ना। 1 मीटर के बाद मान लो ड्रॉप होने के बाद ना, अब जो सेम वेलोसिटी यहाँ पे थी वो यहाँ नहीं आ रही, कुछ वेलोसिटी में ड्रॉप आ गया। मतलब ये बिल्कुल रियल केस है, प्रैक्टिकल केस जो होता है ना, कि मैंने 1 मीटर से फेंका, वो कुछ कम दूरी पे गई, फिर कुछ कम दूरी पे गई, कम करते 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 वो 0 पे आ गई, है ना। तो सेम यहाँ पे भी है, मैंने एक बॉल की हाइट से फेंका जिसकी हाइट कितनी थी, 1 मीटर। ठीक है, वो एक डिस्टेंस तक गई 0.6 मीटर। बताना कोफिशिएंट ऑफ रीइंस्टीट्यूशन कितना हुआ, मतलब कितना लॉस हुआ, ई की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो एक रिलेशन होता है मेरे पास फाइनल हाइट इनिशियल हाइट के बीच, दैट इज hf इज इक्वल टू में ई स्क्वायर इनटू में h ऑफ i। ठीक है, ये बताता है कि अगर मेरे पास फाइनल हाइट है, इनिशियल हाइट है, वो मेंशन है, तो ई की वैल्यू क्या होगी। सेम इस क्वेश्चन में क्या करो, hf की वैल्यू जो है और hi की वैल्यू जो है उन दोनों को सेम रख दो, मतलब hf और hi क्या है, बराबर है, तो e कितना हो जाएगा 1। ठीक है, और e की वैल्यू अगर 1 है तो बताओ कैसा कोलिजन हुआ। The collision said to be elastic or inelastic collision? लास्ट ठीक है सर। इलास्टिक कोलिजन हुआ, पक्का रचित। कार्तिक ठीक करना चाहोगे कुछ, अगर e की वैल्यू 1 है तो कैसा कोलिजन है, इलास्टिक है। ठीक है भाई, 2 लोगों ने कंफर्म कर दिया भाई। ठीक है, इलास्टिक कोलिजन, सहज इलास्टिक ही है ना, पक्का।
ये सर परफेक्टली इलास्टिक का होता है परफेक्टली इलास्टिक का, बहुत बढ़िया। ये जो परफेक्टली इलास्टिक का जो टर्म था वही ढूंढना था। परफेक्टली इलास्टिक का मतलब ये है कि सर मेरी दो बॉल आपस में टकराई, मेरे मोमेंटम में कुछ लॉस ही नहीं हुआ, मेरी जो वेलोसिटी उसमें कुछ लॉस ही नहीं हुआ। जिस बॉल से आ रही थी उस वेलोसिटी से वो बढ़ के आगे चली गई कहीं ना किसी डायरेक्शन में। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, जो वेलोसिटी से आई कुछ ना कुछ वेलोसिटी में लॉस हुआ, मतलब जो बॉल थी वो परफेक्ट इलास्टिक का एग्जांपल नहीं है, थोड़ा बहुत कुछ लॉस हो रहा है, उसके बाद मेरी जो बॉल है वो 0.64 मीटर जा रही है। हो सकता है कि अगली जो इंस्टेंट है उसमें बॉल थोड़ी और डिप करते करते वो जीरो पे आ जाए। ठीक है, तो बस रिलेशन ध्यान रखना, फाइनल हाइट और इनिशियल हाइट के बीच और ई के बीच का कैलकुलेशन होता है। ठीक है रचित, बस मैंने ये लगाया एच एफ, एच आई को इधर लेके आ गया और ई का अंडररूट कर दिया, तो एच एफ बाई रचित ने भाई कर दिया thumbs up। जी सर। देखो सर अगर कोफिशिएंट ऑफ रीज, सर ये जो बताया आपने एनर्जी लॉस हो रही है क्या बॉल के अंदर, तो मतलब हाँ, सर इसकी यूनिट हम मीटर में क्यों ले रहे हैं सर, एनर्जी लॉस हो रही है तो? कहाँ इसकी यूनिट की कोफिशिएंट ऑफ इशन की तो यूनिट ही नहीं होती। कि सर आपने 0.8 मीटर में क्या सर निकाला आपने है लिख ये? दिया ना वो, अच्छा इसलिए सॉरी, बोल। ये गलती है हमारी, ये इसको ठीक कर देते हैं। देखो कहाँ लिखा है, देखो नहीं लिखा, यस सर, गायब हो गया सर। गायब हो गया ना, बस बस ऐसे ही मन से गायब कर दो, क्योंकि कोफिशिएंट इशन की कोई यूनिट होती नहीं है। हो जाता है कि एक बार गलती कर देता है मास्टर भी। ठीक है चलो, देखो ये काफी आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 83, सबको इसका आंसर पता है ना, जोरों शोरों से। फॉर अ मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन वुड बी 45 डिग्री, है ना, इतना आसान क्वेश्चन है ये, 45 डिग्री का एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होगा, बहुत बढ़िया। ठीक है, ठीक है, इस वाले क्वेश्चन ये सिंपल हार्मोनिक क्वेश्चन है भाई। ठीक है, तो एक सिंपल हार्मोनिक क्वेश्चन है, तो सिंपल हार्मोनिक का क्वेश्चन एक बार आप लोग देखना। ठीक है, कि सिंपल हार्मोनिक क्वेश्चन में क्या कहते हैं, कह रहा है द मैक्सिमम वेलोसिटी एंड द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशंस आर 2 मीटर पर सेकंड एंड 20 मीटर पर सेकंड रिस्पेक्टिवली, द टाइम पीरियड ऑफ द मोशन विल बी। ठीक है, तो टाइम पीरियड क्या होगा वो बताना है। ठीक है, सिंपल हार्मोनिक जब भी मोशन होता है मेरे पास रिप्रेजेंटेशन होता है वेलोसिटी का, ओमेगा ए इनटू में sin टाइम्स ऑफ ओमेगा टी। एक्सेलरेशन वुड बी रिप्रेजेंटेड बाय माइनस में ओमेगा इनटू में ए स्क्वायर ओवर में cos टाइम्स ऑफ ओमेगा टी। ठीक है, मुझे बताना है कि वेलोसिटी की वैल्यू है 2 मीटर पर सेकंड, ठीक है, और एक्सेलरेशन की वैल्यू है 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो व्हाट वुड बी द टाइम पीरियड ऑफ द मोशन इक्वल्स टू। ठीक है, तो ये भी एक बार चेक करना आप लोग 84। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर। ठीक है, वैसे इसका आंसर π/5 आ रहा है। ठीक है, सो आंसर वुड बी π/5 सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, विल बी डिस्कस इन द फिजिक्स। ठीक है, चलो, द एंगुलर स्पीड ऑफ अ सेकंड हैंड ऑफ द क्लॉक। ठीक है, पूछा है मेरे पास, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। द एंगुलर स्पीड ऑफ सेकंड हैंड ऑफ अ क्लॉक इज। ठीक है, मेरे पास एक सेकंड हैंड है, उसका एंगुलर स्पीड कितना होगा, बताओ कितना होगा। π/6 ये होगा सर, π/6 6 ठीक है, एंगुलर सेकंड हैंड पूछ रहा है ना, सेकंड हैंड का मतलब ये होता है, ठीक है, कि एक मिनट को कवर करने में को 7 सेकंड लग गए। ठीक है, तो 2π/60। ठीक है, तो ये कितना हुआ, π/30 रेडियन पर सेकंड। ठीक है, ठीक है, तो फर्स्ट हैंड क्या होता है, सेकंड हैंड क्या होता है, थर्ड हैंड पता होना चाहिए। सेकंड हैंड का मतलब होता है मिनट वाला हैंड, तो एक मिनट को कवर करने में 60 सेकंड लग गए, तो क्या हुआ स्पीड, दैट इज 2π/60। ठीक है, बहुत बढ़िया। ये वाला क्वेश्चन देखो एक बार, कह रहा है कि मेरे पास द शाफ्ट ऑफ अ मोटर स्टार्ट्स फ्रॉम द रेस्ट। मेरे पास एक मोटर है, उसका एक शाफ्ट है जो रेस्ट से घूम रहा है, वो अटेन करता है फुल स्पीड ऑफ 1800 आरपीएम इन 10 सेकंड। द वैल्यू ऑफ द एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, तो एंगुलर एक्सेलरेशन बताना है भाई आप लोगों को। ठीक है, सो एंगुलर एक्सेलरेशन वुड बी रिप्रेजेंटेड बाय अल्फा इज इक्वल टू में ओमेगा टाइम्स ऑफ टी। ये कराऊंगा मैं, चिंता मत करो। ठीक है, बताओ क्या होगा इसका आंसर। 20 मिनट ही हमारे पास समय सबका जरूरी है। ठीक है, बताओ भाई क्या होगा इसका आंसर। नवनीत, नदीम, हर्ष, गौरव।
ठीक है। एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इन सब की यूनिट भी जरूरी होती है, कृपया करके इन सब की यूनिट भी देखें। ठीक है। मान लो क्वेश्चन पेपर में आ गया तो कैसे करोगे विद्यार्थियों आप लोग? छोड़ के आना पड़ेगा सर। ये है क्या ऐसी सर बात इसका? ठीक है। देखो भाई, ओमेगा की वैल्यू क्या होती है? ओमेगा वुड बी रिप्रेजेंटेड बाय 2 पाई इनटू में वेलोसिटी। ठीक है। ये क्या हुआ मेरे पास? 2 पाई इनटू में वीएफ। ठीक है। अब सर ये मेरे पास हो गया 2 पाई। ठीक है। अब सर मेरे पास वेलोसिटी कितनी है मेरे पास, मतलब जो वेलोसिटी है वो कितनी है सर? वेलोसिटी मेरे को दे रखी है 1800 आरपीएम। ठीक है। 1800 आरपीएम है। ठीक है। ये मेरे पास क्या हो गया? 1800 आरपीएम। ठीक है। एक मिनट रुक जाओ बस। ठीक है। डिवाइड बाय 60। ठीक है। क्योंकि भाई मेरे पास ओमेगा की वैल्यू थी ना, तो ओमेगा की इसने आरपीएम में दिया है, तो आरपीएम को मैंने कन्वर्ट किया बेसिकली। ठीक है। तो ये मेरे पास क्या आ गया? 6 से 0 कट गया। ठीक है। 6 3 18। ठीक है। क्या आ रहा है मेरे पास इसका? ठीक है। 60 पाई आ रहा है। ठीक है। अब पूछ रहा है सर बताओ एंगुलर एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी? सो एंगुलर एक्सेलरेशन वुड बी, ठीक है, दैट इज ओमेगा एफ 6 पाई है सर। 6 पाई है पक्का? हाँ, ठीक है। पक्का नहीं है सर, वो तो आप बताओगे। 60 पाई अपॉन में टाइम, दैट इज 6 पाई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, दैट इज 6 पाई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। तो एक बार देखना यार, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी, इन सब में क्या रिलेशन होता है। ठीक है। सॉल्व ऐसे होता है। ठीक है। दैट इज ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई। ओमेगा आई की वैल्यू 0 है क्योंकि मेरी जो मोशन है वो किससे हो रही है? रेस्ट से। ठीक है। ओमेगा एफ को अगर आपको लिखना है वेलोसिटी के टर्म्स में तो कैसे लिखते हैं? 2 पाई इनटू में वीएफ मतलब वेलोसिटी, और वेलोसिटी को मैंने क्या कन्वर्ट किया है? ठीक है। आरपीएम को कन्वर्ट किया है, दैट इज 1800 बाय 60 और इनटू में 2 पाई, तो मेरे पास कितना आ गया? 60 पाई। ठीक है। जो मैंने कन्वर्जन यहाँ किया था वो कन्वर्जन यहाँ कर दिया। ठीक है। मेरे पास आ गया फाइनल वेलोसिटी। ये मेरे पास क्या? एंगुलर वेलोसिटी है। ओमेगा की जो वैल्यू है ये क्या है मेरे पास? एंगुलर वेलोसिटी। मुझे निकालना क्या? मुझे निकालना एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है। तो एंगुलर एक्सेलरेशन निकालने के लिए मैंने क्या किया? इसको टाइम से डिवाइड कर दिया, सिंपल सिंपल। ठीक है। सेम क्वेश्चन एक और है मेरे पास, कह रहा है एक ग्राइंड स्टोन है, हैज अ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ 1600 kg मीटर स्क्वायर। तो मेरे पास इनर्शिया दे रखा है, दैट इज 1600 kg मीटर स्क्वायर व्हेन सब्जेक्टेड टू अ कपल। ठीक है। जब इसको मैंने कपल पे रखा, इट एक्वायर्स अ स्पीड। ठीक है। उसने एक स्पीड एक्वायर करी है 5 रेडियन पर सेकंड की। ठीक है। तो इसने एक स्पीड एक्वायर करी है, दैट इज 5 रेडियन पर सेकंड की। ठीक है। फ्रॉम रेस्ट, स्टार्टिंग से रेस्ट में था वरना चेंज दिखाना पड़ता। ठीक है। कितने समय में? आफ्टर 10 सेकंड। तो t इज इक्वल टू में 10 सेकंड। ठीक है। पूछ रहा है द अप्लाइड कपल हैज द वैल्यू, मतलब जो कपल की वैल्यू होगी वो कितनी होगी? कपल पूछ लो या फिर टॉर्क पूछ लो, है ना, जनरली हर सॉल्यूशन में टॉर्क दिखाता है, तो कपल या फिर टॉर्क इसको रिप्रेजेंट किया आता है कि बताओ टॉर्क की वैल्यू क्या होगी। तो एक बार देखो क्या हुआ, कैसे करेंगे। ठीक है। मैं एक बार मेंशन कर देता हूँ, जो टॉर्क होता है ना आपका, ठीक है, टॉर्क या फिर कपल इज रिप्रेजेंटेड बाय जो आपका इनर्शिया है। ठीक है। मतलब जो आपका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है इनटू में एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है। टॉर्क कह लो या अप्लाइड कपल कह लो, तो टॉर्क की वैल्यू क्या होती है? इनर्शिया इनटू में अल्फा, इनटू में अल्फा। ठीक है। अब आपको अल्फा निकालना है और उसको इनर्शिया से मल्टीप्लाई करना है, आपका आंसर आ जाएगा। बताओ एक बार रचित, क्या होगा इसका आंसर? देखो चीजें आपके सामने है, फॉर्मूला आपके सामने है, बस आपको इक्वेट करना है।
देखो अल्फा की वैल्यू क्या होती है, अल्फा की वैल्यू मैंने ऊपर लिखा, इसे कहते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है आपका, एंगुलर वेलोसिटी अपॉन में टाइम। तो ये सारे जो कंसेप्ट है ना, ये ना सारे के सारे जो कंसेप्ट है ना, ये सर्कुलर मोशन, ठीक है, कि जो है आपके, है ना, कि एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है, इन तीनों में क्या रिलेशन होता है, ठीक है। तो सारे रिलेशन देखना, ठीक है, कि क्या क्या रिलेशन होते हैं, ठीक है। ओमेगा की वैल्यू क्या है मेरे पास, ओमेगा की वैल्यू क्या है सर मेरे पास 5, सॉरी ये 5 पाई है भाई, ठीक है, मिसिंग था पाई, ठीक है। ये कितना हो गया 5 पाई अपॉन में 10, ठीक है। तो ए वुड भी कितना हुआ पाई बाय 2 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, जो मेरे को पता ना अल्फा की वैल्यू क्या होगी, दैट इज अल्फा की वैल्यू क्या हुई पाई बाय 2 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। ये मेरे को क्या मिल गया, ये मुझे मिल गया एंगुलर एक्सेलरेशन। टॉर्क कुड बी डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ द इनर्शिया इनटू में एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। तो मेरे पास टॉर्क की वैल्यू हुई दैट इज 1600 इनटू में पाई बाय 2, ठीक है। तो आपका आंसर कितना आ गया, दैट इज 800 पाई वुड बी द आंसर, ठीक है। सो टॉर्क या फिर जो कपल प्रोड्यूस हुआ है उसकी जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, दैट इज 800। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। मेरे पास दो बॉडी है जिसका मास एक का m है और दूसरे का मास है m, जो मूव कर रहे हैं कंसेंट्रिक ऑर्बिट्स में ऑफ अ रेडियस r एंड r, ठीक है। तो एक का रेडियस है r और एक छोटू का रेडियस है r, ठीक है। सच दैट देयर टाइम पीरियड आर सेम, ठीक है, इनका टाइम पीरियड क्या है सेम। तो बताओ इनके एंगुलर वेलोसिटी में क्या होगा, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय द एंगुलर वेलोसिटी, सो ओमेगा वुड बी दैट इज 2 सर आर रेशियो आर होगा क्या सर? आर रेशो होगा, बहुत एक जवाब मेरे पास है आर रेशो है, बहुत बढ़िया। और गौरवराज क्या हुआ इसका आंसर, सर वो गलती से क्लिक हो गया था। अच्छा 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 अच्छा, मुझे लगा यार आ गया यार। देखो सेंट्रीपिटल फोर्स का ना मैंने फॉर्मूला लिखवाया था, बताना एक बार सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है। बी स्क्वायर अपन और सर ए स्क्वायर अपन, और ओमेगा के टर्म्स में क्या होता है, ओपन ओमेगा की टर्म में हैं क्या? सर मैंने ऐसे किया बी स्क्वायर अपन आर और दोनों का सेंटीमीटर फोर्स का रेशियो निकाल लिया सर मैंने इस तरीके से आर रेशियो आर। देखो बहुत बढ़िया ना, बिल्कुल ठीक बात बोली कि सर इसका आंसर आर बाई आर भी तो हो सकता है, ठीक है। लेकिन देखो वो क्या पूछ रहा है, ठीक है, वो पूछ रहा है एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। तो देखो जब भी मेरे पास क्या होता है ना, और एंगुलर वेलोसिटी में ओमेगा की वैल्यू क्या होती है 2 पाई एफ, ठीक है। तो देखो जब भी वो पूछे कि मेरे पास एंगुलर वेलोसिटी होगी तब क्या होगा, और जब एंगुलर एक्सेलरेशन पूछे तो क्या होगा, क्योंकि हम आंसर याद कर लेते हैं कहीं ना कहीं और वही आंसर क्या कर देते हैं फिर मार्क कर देते हैं, ठीक है। देखो एक बार ध्यान से क्या होना चाहिए इसका आंसर, ठीक है। अगर वो पूछ रहा है ना कि सर मेरे पास एक्सेलरेशन है तो इसका आंसर होगा आर बाई आर, लेकिन अगर वो पूछ रहा है वेलोसिटी क्या है तो मेरे पास वेलोसिटी क्या होता है विद्यार्थी ओमेगा इनटू में आर, ठीक है। और अगर उसने बोल दिया कि सर टाइम पीरियड सेम है, टाइम पीरियड सेम का मतलब 2 पाई एफ की जो वैल्यू है वही सेम है, तो इन दोनों में जो वेलोसिटी की वैल्यू होगी वी और वीपी दोनों की वैल्यू क्या होगी बराबर, ठीक है। तो इसका जो रेशो होगा वो होगा 1:1। लेकिन अगर पूछे एंगुलर एक्सेलरेशन तब इसमें चीजें क्या होती है बदलती है, ठीक है। क्यों भाई देखो ध्यान से, ठीक है। अगर वो एंगुलर एक्सेलरेशन पूछे तो जो चीजें हैं वो बदलेगी, ठीक है। क्यों सर, जैसे मान लो मेरे पास बॉडी ए है, उसका एंगुलर एक्सेलरेशन कितना होगा सर, दैट इज वी स्क्वायर बाई। मेरे पास दूसरी बॉडी है दैट इज बी, उसका एंगुलर एक्सेलरेशन कितना होगा, दैट इज वी स्क्वायर बाई,
ठीक है। अब वो पूछ रहा है कि सर बताओ इन दोनों में मतलब दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, ठीक है। तो मैं क्या दिखाऊंगा, सिर्फ और सिर्फ रिलेशन बैठा दूंगा, दैट इज एक्सेलरेशन ऑफ ए और एक्सेलरेशन ऑफ बी, दैट इज ए और बी में क्या एंगुलर एक्सेलरेशन की वैल्यू है, दैट इज एंगल ऑफ ए अपॉन में एंगल ऑफ बी, दैट इज v स्क्वायर बाय r ओवर में v स्क्वायर बाय r, ठीक है। तब यहाँ से रेशियो निकलता है r बाय r, ठीक है। लेकिन ये जो वैल्यू है ना, ये क्या है आपकी, ये डिनोट करती है आपकी एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। लेकिन अगर वेलोसिटी पूछे तो वेलोसिटी सेम होगी सेम टाइम पीरियड के लिए, ठीक है। अगर आप टाइम पीरियड चेंज करते हो तब हो सकता है कि आपकी वेलोसिटी में चेंज आए, आपकी ओमेगा और ओमेगा 2 की वैल्यू अलग अलग हो, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन में जो ध्यान रखने वाली बात क्या है, मतलब इस क्वेश्चन को बहुत जगह दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन पूछता क्या है, हर जगह पूछता है एंगुलर एक्सेलरेशन, तो आपका आंसर क्या होता है r बाय r, r बाय r, r बाय r। लेकिन अगर वो एंगुलर वेलोसिटी पूछे तो आंसर वुड बी सेम, दैट इज 1:1, ठीक है। नदीम एक बार इसको चेक करना है ना, आपका जो आंसर है बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो क्या है एंगुलर एक्सेलरेशन के बारे में है। अगर मैं बात करूं वेलोसिटी की, तो दोनों की वेलोसिटी क्या होगी, सेम, क्योंकि जो वेलोसिटी होती है वो रिप्रेजेंट होती है ओमेगा टाइम्स ऑफ आर, और अगर टाइम पीरियड ही सेम है तो ओमेगा की वैल्यू क्या होती है 2πf। अब ओमेगा ही सेम है तो वेलोसिटी में चेंज ही क्या आया, आर तो मेरे पास वही है, ठीक है। चले आगे, बस 12 क्वेश्चन और यार, वो भी डिस्कस करने हैं मेरे को, ठीक है। घबराने वाली बात नहीं यार, बिल्कुल ठीक तैयारी चल रही है आपकी। देखो एक सर्कुलर कोन है, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ लाई करता है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई करता है h/4 में। ध्यान देना कोन का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है वो हाइट से h/4 की दूरी पे होता है, और जो ट्रायंगल होता है उसका जो सेंट्रोइड पॉइंट होता है वो होता है h/3। कोन का होगा h/4 और जो ट्रायंगल होगा उसका होगा h/3, तो दोनों में अंतर है, ठीक है। The moment of inertia of a triangle having base b, height h with respect to base would be 36 d, ठीक है। तो bh/36, ठीक है। तो एक ट्रायंगल है, उसका बेस मेरे पास b है और हाइट मेरे पास क्या है h, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, बिल्कुल c के अलाउ, सो I would be represented as bh/36, ठीक है। सो ऑप्शन डी वुड बी करेक्ट। शाबाश, बढ़िया, तैयारी ठीक चल रही है मतलब, ठीक है। द रेशियो ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सर्कुलर प्लेन, मेरे पास सर्कुलर लिखा हुआ है, अबाउट इट्स एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, मतलब मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एक मिनट रुक जाओ भाई, इसकी वैल्यू क्या होगी, अब बताओ, शायद 0.5 होगी। सर एक सर इसकी जो 0.6 थी शायद क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल की, अच्छा नहीं सर्कल सर्कल पूछ रहा है ना, मेरे पास एक सर्कुलर बॉडी है, उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ रहा है एक्स और वाई के अलावा। वन सर, सर 1 होगी, 1 होगी, बहुत बढ़िया, ठीक है। देखो मेरे पास, मुझे पता है आई एक्स की वैल्यू भी क्या होती है π/64 d⁴ और आई वाई की वैल्यू भी क्या होती है π/64 d⁴, ठीक है। सो रेशियो वुड बी सेम, ठीक है। सो जो रेशियो होगा आई एक्स बाई आई वाई, उसकी वैल्यू क्या होगी 1, ठीक है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। सेम क्वेश्चन पूछा गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया से, पूछा गया the if ix and iy denote the moment of inertia of a lamina about x axis and y axis respectively, then the moment of inertia about z axis, ठीक है। इसको कहते हैं पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, iz would be represented as ix plus में iy, ix plus iy, बहुत बढ़िया। इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा ix plus में iy, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 93 देखो एक बार, कह रहा है कि मेरे पास एक ब्लॉक है जिसका वेट कितना है 100 न्यूटन इज प्लेस्ड ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन, if a horizontal force of 60 Newton just create the body slide over the horizontal plane, the coefficient of re-institution between the block and the plane is, ठीक है। ये मेरे पास क्वेश्चन है और ये मेरे पास इसके ऑप्शन है, क्या होगा इसका आंसर। बहुत ही आसान क्वेश्चन लिया गया आप लोगों के लिए, ठीक है। एक मेरे पास ब्लॉक है, ठीक है, जिसका वेट कितना है 100 न्यूटन, ठीक है। एक उस पर फोर्स लग रही है 60 न्यूटन की, जो उस बॉडी को मूव करा रही है, ठीक है।
on the rough horizontal plane, the coefficient of friction would be. क्या होगा इसका आंसर कार्तिक? ध्यान एक बार। अच्छा देखो आराम से यार, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है फ्रिक्शन में, है ना। जब मैं फ्रिक्शन की बात करता हूँ तो फ्रिक्शन इज द फोर्स दैट अपोज द रिलेटिव मोशन व्हेन द टू बॉडीज आर इन कांटेक्ट, है ना। 0.6 होगा सर। तो बहुत बढ़िया, 0.6 होगा, है ना। म्यू एन तो वाले मुझे पता है मेरे पास f की वैल्यू क्या होती है, म्यू टाइम्स ऑफ n, ठीक है। अब इसने कह रहा है कि सर मेरे पास एक वेट है, इसका जो वैल्यू है वो 100 न्यूटन है, वो एक रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन पे प्लेस्ड है। इफ अ हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 16 न्यूटन, एक मेरे ने एक फोर्स लगाई है 60 न्यूटन की, जस्ट कॉजेज द बॉडी टू स्लाइड ओवर द हॉरिजॉन्टल प्लेन। ये जो फोर्स है रिस्पॉन्स कर रहा है कि बस उसको मूव करा दे, ठीक है, ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन। मतलब इसकी जो वैल्यू है बिल्कुल लास्ट वाली जो लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू के बराबर है, ठीक है। मतलब इतना फोर्स रिस्पॉन्सिबल है कि बॉडी को ओवरकम करे मोशन में लाने के लिए, ठीक है। तो मतलब सारा का सारा फोर्स किसके बराबर हो गया, इसके बराबर, ठीक है। उसकी वैल्यू कितनी हो गई 60, n की वैल्यू कितनी है मेरे पास 100, क्या आ गया इसकी वैल्यू म्यू। सो म्यू वुड बी रिप्रेजेंटेड बाय 0.6, ठीक है। काफी आसान क्वेश्चन था ये, ठीक है। सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94, द जीरो एंगल ऑफ फ्रिक्शन इंप्लाइज, ठीक है। मुझे पता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है। एंगल ऑफ फ्रिक्शन वुड बी रिप्रेजेंटेड एज द एंगल बिटवीन द रिजल्टेंट एंड द नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का एंगल क्या होता है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। मुझे बताओ एंगल ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू अगर 0 है तो क्या होगा। हमें नहीं पता सर, हम नहीं बताएंगे। क्यों बताए सर, पेपर में बताएंगे सीधा। ऐसा मत करो यार दोस्तों, ठीक है। सर सी होगा, बहुत बढ़िया, शाबाश, ठीक है। और नदीम, हर्ष, सहज, नवनीत और विद्यार्थी हमारे होनहार खिलाड़ी सारे। प्रशांत बताओ यार, नंबर अच्छे आए थे यार आपके लास्ट टेस्ट में, बताओ क्या होगा इसका आंसर। बी होगा, सी होगा। द फ्रिक्शन फोर्स बी, बहुत बहुत बढ़िया। देखो मेरे पास बी और सी लग रहे हैं। मैं बोल लूं अब सहज, मैं आई। यस सर, आप बोल लो। क्या होता है ना, म्यू की वैल्यू क्या होती है 10/5 होती है, हम लोगों ने देखी थी, है ना। अब म्यू की वैल्यू क्या होती है 10/5 होती है, और म्यू की वैल्यू क्या होती है सर f/n, ठीक है। अब कह रहा है सर मेरी फाई की वैल्यू 0 हो गई, मतलब मैं इस एंगल को ऐसे करते हैं ना, एंगल ऐसे है, इसको मैं ऐसे करके बिल्कुल 0 पे ले गया, ठीक है। मतलब रिजल्टेंट और n के बीच का जो एंगल वो कितना हो गया 0, ठीक है। तो अगर इसकी वैल्यू 0 हो गई तो 10 ऑफ 0 क्या होता है मित्रों, 10 ऑफ 0 होता है 0। अगर 10 ऑफ 0 0 हो गया, इसका मतलब क्या है कि जो मेरी म्यू की वैल्यू है वो क्या हो गई 0। अब म्यू की वैल्यू ही 0 हो गई तो क्या होगा, देयर इज अ नो फ्रिक्शन, है ना। क्योंकि अगर म्यू की वैल्यू ही 0 है और म्यू की वैल्यू क्या होती है f/n, अब म्यू ही 0 है तो फ्रिक्शन की वैल्यू भी नहीं होगी। और म्यू इज इक्वल टू में 0 इंडिकेट करता है कि आपका सरफेस जो है ना वो कंप्लीटली स्मूथ है, और अगर सरफेस ही स्मूथ हुआ तो उसमें फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी 0। इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, द फ्रिक्शन फोर्स वुड बी 0 इफ द एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज 0, ठीक है। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है, मतलब लीड के पॉइंट ऑफ व्यू से, और थ्योरेटिकल क्वेश्चन है ना। हमें लगता है कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, है ना। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी यहीं से बनते हैं जो हमने सॉल्व किया क्लासरूम में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ठीक है। सो अ 0 एंगल ऑफ फ्रिक्शन इंप्लाइज दैट द फ्रिक्शनल फोर्स इज 0, ठीक है। आई होप इट इज अंडरस्टूड टू ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स हु आर प्रेजेंट इन द क्लास, ठीक है। एक बार कमेंट सेक्शन में यार फटाफट थम्स अप कर दो ताकि हम आगे बढ़े, ठीक है। चलो सहज का आ गया, अभय किशोर, अभय किशोर, अभय किशोर, ईशा, सत्यम, ठीक है। एक बार दोबारा बताऊं क्या कहते हैं। देखो मेरे पास एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज डिफाइंड एज द एंगल बिटवीन नॉर्मल एक्शन एंड रिजल्टेंट। अब मैं कहता हूं कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन ही 0 है, तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन 0 का मतलब, तो एक रिलेशन देखी थी हमने क्लासरूम में, ठीक है। इन तीनों को रिजॉल्व किया था, तो म्यू इज इक्वल टू में 10/5 होता है और म्यू की वैल्यू किसके बराबर होती है f/n। अब आपने एंगल ही 0 कर दिया तो म्यू की वैल्यू भी 0 हो गई। इफ द म्यू इक्वल टू में 0 इट मींस देयर इज अ नो फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन द पर्टिकुलर बॉडी। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। इसका जवाब मुझे जिसने बता दिया उसको मैं मान जाऊंगा, बाकी जो नहीं बताएगा उसको भी मैं मानता ही हूँ वैसे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 95 कह रहा है मेरे पास एक ब्लॉक है जिसका वेट है 100 न्यूटन, इज रेस्टिंग ऑन अ इंक्लाइंड प्लेन एट 30। सर 50 न्यूटन हो गया। बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश, ठीक है सर। ठीक है।
देखो मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, ये मेरे पास प्लेन है, ये मेरे पास वेट है 100 का, ठीक है, ये मेरे पास एंगल है 30 का, इसको दो पार्ट्स में रिजॉल्व कर लो, दैट इज 100 cos 30 और 100 sin 30। कोई दिक्कत किसी को? मुझे लगता नहीं कोई दिक्कत होनी चाहिए। इफ 100 sin 30 is the force that is moving the block in the downward direction, then we have a friction that will oppose this force that is represented in the opposite direction, और इसको मैंने दिखा दिया अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे, that is the friction force। अब पूछ रहा है कि क्या फ्रिक्शन फोर्स होगा, ठीक है। सो इन दिस केस व्हेन द बॉडी जस्ट मूविंग डाउन, मतलब वो बस अपनी वर्ज पे है मूविंग डाउन के, मतलब बॉडी किस में है? स्टैटिक फ्रिक्शन में है। इन द स्टैटिक फ्रिक्शन द वैल्यू ऑफ द फ्रिक्शन वुड be equal to the applied force acting on the body। here the applied force would be mg sin theta, या फिर जो आपको दिया हुआ 100 sin theta। यहाँ पे क्या है, जो फ्रिक्शन की वैल्यू होगी वो क्या होगी? that is 100 sin 30 डिग्री। sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, सो फ्रिक्शन वुड बी 50। लेकिन इसके पीछे एक कंसेप्ट है कि सर फ्रिक्शन की वैल्यू 50 न्यूटन क्यों हुई? बिकॉज बॉडी इज ऑन द वर्ज ऑफ मूविंग डाउन, इट मींस द बॉडी इज अंडर द स्टैटिक फ्रिक्शन, एंड इन द स्टैटिक फ्रिक्शन द वैल्यू ऑफ द फ्रिक्शन वुड बी इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, सो द फ्रिक्शनल फोर्स वुड बी mg sin theta। ठीक है, द यूनिट ऑफ द एंगुलर मोमेंटम इज डी है सर, सी होगा सर केजी मीटर स्क्वायर। नहीं यार, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड होता है ना सर सी होगा क्योंकि वो रेडियन पर सेकंड स्क्वायर होता है, स्क्वायर। सर डी, सर हाँ डी होगा सर, kg मीटर स्क्वायर। ऑप्शन ई। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम है, ठीक है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन देखो, a force of 10 न्यूटन is acting at 30 डिग्री फ्रॉम पॉइंट O। तो मेरे पास 10 न्यूटन की फोर्स है जो 30 डिग्री पे लग रही है भाइयों। what is the movement of the force with respect to O which is 10 सेंटीमीटर to the height h। ये 10 सेंटीमीटर की दूरी पे है मित्रों, ठीक है। बताइए क्या होगा इसका आंसर? ये सवाल है 1 करोड़ रुपए का आप लोगों के सामने, और 1 करोड़ आपको 2000 के नए नोट में दिए जाएंगे, ठीक है। थोड़ा अच्छे से फिगर बनाया था यार आप लोगों के लिए, है ना। ये मान लो फोर्स है विद्यार्थियों, ठीक है, कितने न्यूटन की? 10 न्यूटन की, ठीक है, जो इंक्लाइन कर रही है कितने पे? 30 डिग्री पे। सर 50 न्यूटन क्लॉकवाइज होगा ना? हाँ सी होगा। शाबाश, ठीक है। देखो इतना आसान सवाल, लेकिन इसने पूछा ऐसे लिया है ना, जैसे पता नहीं क्या ही पूछ लिया इसने, ठीक है। सबसे पहले इसको रिजॉल्व करेंगे। ये हुआ मेरे पास 10 cos 30 डिग्री, ये मेरे पास कितना हुआ? 10 sin 30 डिग्री, ठीक है। सो मूवमेंट ए पे लग रहा है, मतलब फोर्स लग रही है ए पे, और मूवमेंट निकालना है मूवमेंट एट पॉइंट ओ। सो मूवमेंट एट पॉइंट ओ वुड बी रिप्रेजेंटेड एज फोर्स इनटू में परपेंडिकुलर distance। So what is the force that is applied on the body? There are two forces, that is 100, that is 10 sin 30 and 10 cos 30। So 10 sin 30 would be the force that is acting perpendicular to the distance, so we are considering that into में जो distance है that is 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हुआ? इसका आंसर हुआ 50 न्यूटन सेंटीमीटर। डायरेक्शन कैसे पता करते हैं सर? जहां फोर्स जा रही है आप भी वहां जाओ, जहां उसको मुड़ना है वहां मुड़ जाओ, ठीक है। तो डायरेक्शन कैसी होगी? ऐसी, मतलब क्लॉकवाइज, ठीक है। डायरेक्शन कैसी हुई? क्लॉकवाइज, ठीक है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा कि इसका आंसर सी कैसे है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 98, टू फोर्सेस कैन बी इक्विलिब्रियम इफ दे आर इक्वल, अपोजिट, कोलिनियर, ऑल ऑफ द अबव। लीनियर है? नहीं, 1 मिनट रुक जाओ, सोचने दो। कुछ भी मतलब यार ऐसे मत करो सहज, मानता हूँ यार आप मतलब ऐसे करोगे, मतलब सहज। सर 1 मिनट। सर अपोजिट होनी चाहिए ना इक्विलिब्रियम के लिए। सर डी है क्या? दक्ष सर की क्लास एक बार उनको मैसेज कर दूं मैं कि बस मैं आ ही रहा हूँ, है ना, ऑन द वे हूँ, है ना। कह रहा है मेरे पास दो फोर्सेस हैं जो किस में है? इक्विलिब्रियम में है, इफ दे आर, ठीक है। अगर मेरे पास दो फोर्सेस इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, तो क्या 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 हो सकता है? वो इक्वल होगी, वो अपोजिट होगी, वो कोलिनियर होगी, या ऑल होगी सर, हैं? ऑल होगी सर। ये होगा। हाँ अब कोई पूछेगा सर क्यों हुआ? नहीं सर, नहीं नहीं सर, सर पता है। ऐसे यार पूछोगे ही नहीं यार। देखो आप लोगों यार ने इसका सिंपल एग्जांपल आप लोगों ने देखा होगा ना, किसमें? आप लोगों लेमिस थ्योरम। ने लेमिस थ्योरम
में देखा होगा, या फिर कपल जो पढ़ा होगा ना, में भी है। कपल में भी क्या होता है, देखो मेरे पास जो फोर्स होती है वो क्या होती है, इक्वल मैग्नीट्यूड की होती है, और डायरेक्शन क्या होती है, अपोजिट होती है। सो फोर्स भी क्या इक्वल है, डायरेक्शन भी कैसी अपोजिट है, ठीक है। और कोलिनियर भी कह सकते हो कि अगर इसकी लाइन ऑफ एक्शन भी बराबर कर दूं मैं, तो रिजल्टेंट भी क्या हो जाएगा, बॉडी का रिजल्टेंट जो क्या होगा वो हो जाएगा, ठीक है। ये एग्जांपल है, तो इसका जो आंसर होगा ना कि अगर आप एक दो फोर्सेस है वो इक्विलिब्रियम में है, तो ये तीनों चीजें होनी चाहिए तभी मेरी बॉडी किस में होगी, इक्विलिब्रियम में होगी, ठीक है। बट मिनिमम एटलीस्ट 3 फोर्सेस चाहिए टू मेक द बॉडीज इन इक्विलिब्रियम, क्योंकि वो कैसे भी लगे बॉडी को इक्विलिब्रियम में कर सकती है, ठीक है। दैट इज डिसाइडेड बाय द लैमिस थ्योरम। बट अगर दो फोर्स लग रही है, सो बोथ द फोर्सेस मस्ट बी इक्वल मैग्नीट्यूड एक्टिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन एंड दे मस्ट लाई कोलिनियर, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, दैट इज द आंसर। द क्वेश्चन नंबर 99 है आपके सामने, बताओ क्या होगा इसका आंसर। The movement of a resultant of a system of a force about a point center is equal to the algebraic sum of the movement of its components about the same point center. This is the statement that is represented by सी है क्या? तो इसका यार मतलब बोल दो यार सी होगा, सी होगा इसका। इसे कहते हैं वेरिगेंस थ्योरम, ठीक है। वेरिगेंस थ्योरम देखो बहुत ही अच्छा थ्योरम है। देखो वो कहता है ना कि मान लो मेरे पास एक बॉडी पे नंबर ऑफ फोर्स लगे, 1 लगे, 2 लगे, 3 लगे, 4 लगे, इन सब का क्या कर दो, एक रिजल्टेंट फोर्स निकाल दो, ठीक है। दैट इज द रिजल्टेंट फोर्स FRES। वो क्या लगेगा, उसका जो नेट इन सभी रिजल्टेंट फोर्स की वजह से जो मूवमेंट होगा, मूवमेंट एट पॉइंट O, वो बराबर होगा इन सभी के मूवमेंट के बराबर, ठीक है। मतलब यहाँ जो मूवमेंट होगा मूवमेंट एट पॉइंट O, और यहाँ जो मूवमेंट होगा मूवमेंट एट पॉइंट O ड्यू टू द रिजल्टेंट फोर्स वुड बी इक्वल, ठीक है। इसे कहते हैं वेरिगेंस थ्योरम। इक्विलिब्रियम लॉ होती है कुछ होगा, एक पैरेललोग्राम लॉ कहता है कि मेरे पास दो फोर्सेस हैं, वो इस तरह से लग रही है कि वो पैरेललोग्राम फॉर्म कर रही है, तो रिजल्टेंट वुड बी रिप्रेजेंटेड बाय द डायगोनल ऑफ दैट पैरेललोग्राम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 100, मेरे पास 3 फोर्सेस हैं, कैन बी इक्विलिब्रियम इफ दे आर कॉन्करेंट, 2 इक्विवेलेंट पैरेलल फोर्सेस प्रोड्यूसेस कपल, सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज द पॉइंट थ्रू व्हिच द रिजल्टेंट ऑफ द पैरेलल गिव्स फोर्सेस एक्ट। क्या होना चाहिए इसका आंसर, क्वेश्चन नंबर 100 सर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 1 और 3 ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है ना, थर्ड वाली करेक्ट नहीं है मतलब। कह रहा है मेरे पास 3 फोर्सेस हैं, वो इक्विलिब्रियम में होगी जब क्या होगी, कॉन्करेंट है, बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है। 3 फोर्सेस हैं वो इक्विलिब्रियम में हो सकती है, ठीक है, जब क्या होगी, कॉन्करेंट होगी। 2 इक्वल एंड पैरेलल फोर्सेस प्रोड्यूस अ कपल, ठीक है। मेरे पास 2 इक्वल हैं और क्या है, सॉरी 2 इक्वल एंड पैरेलल फोर्सेस, ठीक है, 2 इक्वल फोर्सेस। मेरे पास 2 इक्वल और पैरेलल फोर्सेस हैं, वो क्या करेगी, कपल प्रोड्यूस करेगी, ठीक है। और थर्ड ऑप्शन है सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ इज द पॉइंट थ्रू व्हिच द रिजल्टेंट ऑफ अ पैरेलल ग्रेविटी फोर्स एक्ट। थ्री फोर्सेस कैन बी इक्विलिब्रियम वेयर कॉन्करेंट, ठीक है। चलो बढ़िया है, ठीक है। 2 फोर्सेस एंड 2 फोर्स, 2 इक्वल पैरेलल फोर्सेस, बहुत बढ़िया, ठीक है। ओके, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट थ्रू देखो मेरे को तो तीनों ठीक लग रहे हैं, ठीक है। लेकिन एक बार चेक करना, ठीक है, क्या होगा इसका आंसर, ठीक है। डी है, ठीक है, डी होना चाहिए, सारे जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। एक बार क्वेश्चन नंबर 101 देख लो। कह रहा है कि मेरे पास एक सिंपली सपोर्टेड बीम है 3 मीटर का, ठीक है, जो कैरी कर रहा है एक लोड, ठीक है, 10 किलो न्यूटन, ठीक है। एट इट्स सेंटर द सपोर्ट रिएक्शन वुड बी, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं पॉइंट लोड का केस। तो जब भी ऐसा होता है तो क्या होता है कि मेरे पास जो रिएक्शन होती है वो क्या होती है, रिएक्शन एट पॉइंट ए और रिएक्शन एट पॉइंट बी, वो कितना होता है, दैट इज 5 किलो न्यूटन, ठीक है। सो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय 5 किलो न्यूटन एंड 5
किलो न्यूटन, ठीक है। तो अगर मेरे पास 10 किलो न्यूटन का सपोर्ट है जो बिल्कुल सेंटर पे लग रहा है, सो रिएक्शन वुड बी रिप्रेजेंटेड बाय हाफ ऑफ द फोर्स, दैट इज 5 किलो न्यूटन एंड 5 किलो न्यूटन, ठीक है। सो आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर बी। सर इससे जो ऊपर वाला है जिसमें उसमें लिखा हुआ है सर ओनली कॉनकरेंट, ठीक है, तो सर ओनली कॉनकरेंट उसमें क्या नाम है, 3 फोर्सेस जब एक्ट कर रही हैं तो इसका मतलब लेमिस थ्योरम है, और लेमिस थ्योरम में तो कोप्लेनर कॉनकरेंट दोनों होना चाहिए ना। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल 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 ठीक बात है। तो सेकंड और थर्ड ही तो होगा बस। ठीक है, सेकंड और थर्ड मतलब जो भी आपको लगता है बढ़ा के चल जाना इसमें, ठीक है। बाकी मैं क्रॉस वेरीफाई कर लूंगा इसको, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है भाई, ठीक है, एक बार देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्वेश्चन इज इक्वेशन करेक्टिंग द नंबर ऑफ बार्स जॉइंट्स इन अ प्लेन ट्रस, ठीक है। 2j-3 होगा सर। -3 2j-3। तो इसका आंसर होगा 2 of j minus में 3। ये ट्रस और स्ट्रक्चर से लेकर सवाल है, दैट इज n इज इक्वल टू में 2j minus में 3, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर ए इज, ठीक है। तो मैंने आज क्वेश्चन नंबर डिस्कस करे 70 से लेके 102 तक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 71 से लेके 102 तक काफी अच्छे क्वेश्चन थे मैकेनिक्स के, ठीक है। ये पूरा का पूरा जो पेपर है मैं ना इसको अपलोड कर दूंगा आपके ऐप पे, सो दैट यू कैन वॉच, ठीक है। This is all about from my side in this entire series of the question. If you have any doubts in the entire series तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। That is all from my side. Thank you for joining, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में कभी, ठीक है। बहुत सारे एक बार थम्स अप कर दो, ठीक है। बाकी ये वाली वीडियो मैं YouTube पे भी अपलोड करूंगा, ठीक है, so that many of the students can refer that, ठीक है। Thank you.